Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and healthy. Okay bete, the topic that we are going to start today is reading techniques. In our previous lecture we have discussed two techniques and these were skimming and scanning. Today we will discuss SQ3R and SPRE. These are the two techniques and today our discussion would be on SQ3R. First of all, we will see that what is meant by SQ3R. सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं. बेटे SQ3R जो है ये खुद इसका वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक एक्रोनिम है जिसको हम लोगों ने एक एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ किया है. इसका बेटे मतलब क्या है? ये एक रीडिंग टेक्निक है जो कि रीडिंग के अंदर यूज़ होती है. एस इसके अंदर जो है ये रेफ़र करता है, एस स्टैंड्स फॉर सर्वे, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन और 3R जो है ना बेटे इसका मतलब है R1, R2 एंड R3. तो इसका मतलब होगा R1 जो है वो स्टैंड करता है रीड को, R2 जो है उसका मतलब है रिसाइट और R3 का मतलब है रिकॉल. इस तरह ये जो SQ3R आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये SQ3R कोई वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनिम है, ये एक एब्रीविएशन है जो कि यूज़ हो रहा है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिकॉल. ये 5 पॉइंट्स हैं बेटे जिसके ऊपर ये SQ3R को हमने शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड की फॉर्म दे दी है और ये हमारी है एक रीडिंग टेक्निक. अच्छा, इसको क्या कहते हैं? द स्टडी टेक्निक विच गिव्स यू अ पर्पज़ फॉर रीडिंग. ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपकी रीडिंग को एक पर्पज़ देती है और आपकी रीडिंग को मीनिंगफुल बनाती है. आगे हम इसको देखते हैं. ये बेटे अभी जो मैंने आपको SQ3R एक्सप्लेन किया वो भी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है. एस एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एस स्टैंड्स फॉर सर्वे, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड, सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रिकॉल और रिसाइट. रिसाइट का वर्ड भी बेटे काफ़ी जगहों पे यहाँ पे यूज़ होता है. एंड द लास्ट R इज़ रिव्यू. इन दिस वे वी कैन से दैट SQ एंड 3R. और ये क्या है? ये एक रीडिंग स्ट्रेटजी है, यानी रीडिंग एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अच्छी रीडिंग कर सकते हैं. और आगे वाले पॉइंट्स में हम इसको बहुत ग्रेजुअली देखेंगे कि कैसे सर्वे से हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करके रिव्यू तक जाते हैं और इन 5 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए हम लोग किस तरीके से एक अच्छी रीडिंग कर सकते हैं. ओके बेटे, SQ3R इज़ एन एक्रोनिम शॉर्ट फॉर सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिकॉल. अब यहाँ पे जो रेड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक्रोनिम है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक एब्रीविएशनल वर्ड बन गया हुआ है जो कि इस एक मुकम्मल टेक्निक को कवर करता है. सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिकॉल. अ स्टडिंग स्ट्रेटजी, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है वेयर बाय स्टूडेंट्स लर्न थ्रू दीज 5 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, जिनको यूज़ करते हुए या जिनके ऊपर अमल करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ अच्छी रीडिंग कर सकते हैं. आगे बेटे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये डेवलप कब हुई, इसको किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और इसका पर्पस क्या था. डेवलप्ड बाय फ्रांसिस पी रॉबसन इन द 1920s. इसका मतलब ये है कि ये 20th सेंचुरी में जो है ये थ्योरी अप्लाई हुई. इट इज़ कॉन्सिडर्ड अ मैचलेस स्ट्रेटजी. और जब इसको यूज़ किया गया प्रॉपर तो ये एक मैचलेस स्ट्रेटजी साबित हुई इन टर्म ऑफ इट्स कम्प्रीहेंसिव इफेक्ट ऑन लर्नर्स, कि लर्नर्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. लर्नर्स के ऊपर किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ लर्नर एंड यू वांट टू रीड सम बुक, आप कोई जो है वो बुक पढ़ना चाहते हैं, आप लर्नर्स हैं, तो अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए या इस मेथड को अप्लाई करते हुए अगर अपनी रीडिंग करेंगे तो वो कितनी सक्सेसफुल होगी. जब इसके ऊपर एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई, जब इसके ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ तो 20th सेंचुरी में इस जो है टेक्निक को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई. आगे बेटे हम लोग इसको अब 1 बाय 1 देखते हैं. ये हमारा बेसिक जो पर्पज़ है आज के लेक्चर का, जो हमारा एक टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सर्वे क्या है? अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं. इन द फर्स्ट स्टेप वेयर बाय द स्टूडेंट गेट्स अ जनरल आइडिया ऑफ द टॉपिक.
सर्वे से मुराद ये होता है बेटे, सर्वे का वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। सर्वे किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी चीज़ की फेवर में अगर आप पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सर्वे कर लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ को निगेट करना चाहते हैं कि माशरे में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, कोई बुरी चीज़ है, तो आप उसके ऊपर एक सर्वे करके, नॉर्मली मीडिया में ये मेथड बहुत यूज़ होता है कि रोड्स के ऊपर आपको अक्सर एंकर पर्सन जो होते हैं वो अक्सर लोगों से वो इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्वे, जिससे वो कोई अपनी एक रिपोर्ट बना के तो ओवरऑल कह देते हैं कि माशरे के अंदर ये चीज़ फैली हुई है। थोड़े से लोगों से वो जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तो उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म दे देते हैं, इसको हम सर्वे कहते हैं। लेकिन बुक के अंदर सर्वे से मुराद बेटे ये होगा कि अगर आप लोग रीडिंग कर रहे हैं तो आप सर्वे करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, जनरल आइडिया फाइंड आउट करने के लिए। गेट्स अ जनरल आइडिया ऑफ द टॉपिक बाय स्किमिंग थ्रू अ चैप्टर एंड नोट्स हेडिंग्स। आप क्या करोगे, आप उस चैप्टर को पढ़ोगे और उसके अंदर जो हेडिंग्स बनी हुई है ना, आप उन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लोगे, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स को। एंड अदर आउटस्टैंडिंग फीचर्स, आउटस्टैंडिंग फीचर्स से मुराद ये है राइटर की टोन, राइटर का मेथड ऑफ कन्वर्जेशन, राइटर का जो है मेथड ऑफ राइटिंग, उसका जो है पैराग्राफ को किस तरीके से उसने कोहेजन, कोहेरेंस, सिमिली, मेटाफर, इसके अलावा उसने कंपैरिजन कंट्रास्ट मेथड, फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो भी फीचर्स इसके अलावा वहाँ पर उसमें मौजूद हैं उन सब का आप सर्वे कर लोगे, यानी उन सब को आप निकाल लोगे। सच एज फिगर्स, टेबल्स एंड समरी पैराग्राफ्स, इन चीज़ों का आप सर्वे करोगे कि राइटर जो है वो किस चीज़ पे स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स कि वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहा है जिनसे आपको हेल्प मिले आपके टॉपिक को समझने के लिए, ये आप सर्वे कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है बेटे, अंडरस्टैंड्स द आउटलाइन, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट विल बी प्रेजेंटेड, और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके अंदर राइटर ने क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया है, क्या आउटलाइन यूज़ किया है और क्या फ्रेमवर्क यूज़ किया है। नंबर 3 है बेटे हमारे पास, comprehends द कंटेंट टू बी रेड, आप उस चीज़ को एटलीस्ट समझ सकें। कंप्रीहेंड का मतलब होता है आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। अगर आपको उस चीज़ की समझ आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने एक बुक की रीडिंग स्टार्ट कर दी है, आपने उसका फर्स्ट पेज पढ़ा है, इट मीन्स कि आपने उसके ऊपर सर्वे स्टार्ट कर दिया है, उसमें से चीज़ें निकालना शुरू कर दी हैं, तो आपको उस चीज़ की समझ भी आना ज़रूरी है, आपको उसकी कंप्रीहेंशन होना भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, क्या वो आपके लिए ऐसा है कि जिसको आप अब्जॉर्ब कर रहे हो, जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इफ़ यू आर एबल टू अब्जॉर्ब और अंडरस्टैंड द मटेरियल, इट मीन्स टू से दैट यू आर गोइंग टू डू अ गुड सर्वे इन रीडिंग, आपका सर्वे अच्छा हो रहा है। आगे बेटे नंबर 4 देखें, आइडेंटिफाइज हाउ द ऑथर हाईलाइट्स की पॉइंट्स। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑथर के नज़दीक कौन कौन से ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिनको उसने बोल्ड करके लिखा हुआ है, जिनको उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, या जिनको उसने डेफिनेशन बना के लिख दिया हुआ है, या जिनको उसने ग्राफ्स में, चार्ट्स में या पिक्चर्स की फॉर्म में उसने हाईलाइट किया हुआ है। तो ऑथर, आपको पता है बेटे, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात आपको बताने लगी हूँ कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया होगा, चाहे वो ग्राफ की शक्ल में, चाहे वो किसी इम्पोर्टेंट नोट्स या समरी या ग्लॉसरी की शक्ल में, या उसको कोई अलग से डेफिनेशन बना के लिखा गया हो, तो वो चीज़ें ही बेसिक उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों के अंदर ही मेन थीम छुपा हुआ होता है और उन्हीं चीज़ों के अंदर ही सॉल्यूशंस और आंसर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन चीज़ों को आप कंप्रीहेंड कर सको। आइडेंटिफाइज हाउ द ऑथर हाईलाइट्स की पॉइंट्स, के ऑथर ने किस तरीके से हाईलाइट किए हैं अपने की पॉइंट्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और जो भी आप सर्वे कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर भी आप रीडिंग कर रहे हो, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको लाजमी मिल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉज ऑन प्रायर इन्फॉर्मेशन, आपको उस चीज़ के बारे में जो पहले ही नॉलेज है, दैट वुड बी योर प्रायर इन्फॉर्मेशन, आप उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे अपनी इस जो है अपने इस सर्वे को इन रिलेशन टू द कंटेंट, ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, आप एक इस कंटेंट का और जो आपने पढ़ लिया हुआ है, जो आपके प्रायर नॉलेज में है, प्रायर नॉलेज का मतलब होता है जो आपके माइंड में ऑलरेडी सेव है, प्रायर इन्फॉर्मेशन और प्रायर नॉलेज, तो वो चीज़ के साथ आप उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो। सर्वे में बेटे क्या करते हैं, स्किम द टेक्स्ट क्विकली। सर्वे के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत डीप, या जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर इंटेंसिव रीडिंग पढ़ा था, ऐसा नहीं है। सर्वे के अंदर क्या करते हैं, स्किम द टेक्स्ट क्विकली, तेज़ी से टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और इतनी भी तेज़ी से नहीं पढ़ते कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नज़रों से गुजर जाए और उसका पता ही ना चले कि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
स्किम द टेक्स्ट क्विकली विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड यानी हर वर्ड को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप देखें कि कहाँ कहाँ राइटर ने बड़े अच्छे तरीके के साथ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, कहाँ उसने मेन पॉइंट्स रखे हुए हैं और किस चीज़ के ऊपर उसने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। फोकस ऑन हेडिंग्स, इसके अंदर बेटे सर्वे के अंदर आप अपना फोकस रखें ज़्यादातर हेडिंग्स के ऊपर। आपको पता है जो हेडिंग्स होती है ना, वो उसके अंदर उस हेडिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, वो एक्चुअली उसी को एक्सप्लेन किया गया होता है। तो अगर हेडिंग्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो जो पॉइंट्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इंसान को हो जाती है। इंट्रोडक्शंस का मतलब ये है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले और चैप्टर ख़त्म होने के बाद राइटर जो अपनी राय दे रहा है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को लाजमी पढ़े, या वो जो खुद से ग्लॉसरी उसने दी हुई है जो कि उसने मेन थीम, मेन इवेंट या मेन जो क्रक्स था स्टोरी का वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस चीज़ को लाजमी रीडिंग करें। उसके बाद कंक्लूजन्स का मतलब ये है फाइंडिंग्स, जो चीज़ का निचोड़ है, जो एक्चुअली अल्टीमेट हमारे पास जो है एक कंक्लूड की शक्ल में चीज़ आ गई है, एक ख़त्मी फैसले की शक्ल में या ख़त्मी एक राय की शक्ल में चीज़ आ गई है जो कि राइटर की है, उस चीज़ को लाजमी पढ़ें। उसके बाद जो इमेजेस, ग्लॉसरीज मैंने पहले एक्सप्लेन किया एंड डायग्राम्स, इन चीज़ों को लाजमी फोकस करें। दिस हेल्प्स टू, ये किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, गेट एन ओवरव्यू ऑफ द पेपर, इससे आपको जो है ना पेपर्स ओवरव्यू करने में बहुत हेल्प मिलती है अगर आपकी सर्वे जो हैबिट है वो अच्छी है। ट्रिगर बैकग्राउंड नॉलेज, जब आप सर्वे करते हो ना तो इस चीज़ से आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब यह जो प्रायर नॉलेज है आपका, जो आपके माइंड में ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में है, उसको ये चीज़ ट्रिगर करती है। ट्रिगर का मतलब होता है आपका माइंड क्लिक करता है उस चीज़ के ऊपर कि इस चीज़ को तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसी फ़लाँ बुक में फ़लाँ चैप्टर में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये चीज़ ट्रिगर करती है आपको। नंबर 3 क्या है बेटे, डिसाइड इफ़ अ पेपर इज़ यूज़फुल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। आप अगर कोई चीज़ की रीडिंग करने जा रहे हो तो आप लोगों को उसकी वर्थ का, उसकी वैल्यू का और उसके यूज़ का पता होना चाहिए पहले ही। अगर आप लोगों ने कोई ऐसी बुक पढ़ ली है जो कि आपके लिए यूज़फुल भी नहीं है और जिसके ऊपर आपने 2 से 3 घंटे भी लगा दिए हैं और उसमें से आपको जो रेलिवेंट डाटा आप ढूंढना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर आप सर्वे करना चाह रहे थे, बेसिकली जो आपके सर्वे का पर्पस था, वो ही आपको उस बुक में नहीं मिला, तो आप अपने उस टाइम को, अपने उस नॉलेज को और अपनी उस जो आप एफर्ट की है उसको आप वेस्ट कर दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए कि क्या जो पेपर, जो बुक, जो आर्टिकल, जो न्यूज़ का कोई पोर्शन आपने टीवी पे देखा है या सुना है, या अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए यूज़फुल भी है या नहीं है। ओके बेटे, ये हमने सर्वे को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स क्यू। एस के बाद क्यू था। क्यू का मतलब है क्वेश्चन। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। दिस इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट फॉर्मिंग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ड्यूरिंग रीडिंग। सर्वे करने के बाद सिर्फ सर्वे करना नहीं है। सर्वे जब आप कर रहे हो तो जहाँ पे भी आपको लगे कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा जाननी है या ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, उसमें से आप क्वेश्चंस निकालना शुरू कर दें। उस चीज़ को आप क्वेश्चन की फॉर्म में अपने साथ नोट्स पे लिखते जाएं। जब आप क्वेश्चंस को हाईलाइट करके लिखते जाओगे तो जब आप आगे वाली रीडिंग करोगे ना तो उसके अंदर आप लोगों का पर्पस क्या होगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना। तो जब ये मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपकी रीडिंग बहुत ही सक्सेसफुल होगी। दिस इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट फॉर्मिंग क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस को रेज करें टू बी आंसर्ड और फिर उसके आंसर्स को तलाश करें ड्यूरिंग रीडिंग। जब इसके बाद वो थर्ड स्टेप पे जाएंगे जिसमें अब हमारा आर स्टार्ट होगा। आर मीन्स रीडिंग स्टार्ट होगी। प्रिडिक्शंस आर मेड अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन द चैप्टर बीइंग रेड। आपको पता है नॉर्मली जब आप पढ़ रहे हो ना किसी बुक को फर्स्ट टाइम भी, तो आपका माइंड ही क्लिक कर जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आप इस बेंट ऑफ माइंड के साथ रीडिंग करते हैं ना तो बहुत से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है आप अपने माइंड में सोच लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शंस आर मेड अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द चैप्टर बीइंग रेड। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं अगर आप क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेते हैं। नंबर 3 बेटे क्या है, लिंक्स बिटवीन द चैप्टर्स जनरल टॉपिक एंड द ओवरऑल कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं और उस कोर्स से स्पेसिफिकली जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके दरमियान में एक लिंक आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या जो आप
कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें ये जो चैप्टर अभी आपका आया है, क्या ये आपके कोर्स के साथ रिलेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर रिलेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है? ये भी बेटे एक क्वेश्चन की ही फॉर्म है। तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में सॉल्व होंगी। अब ये देखें, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, राइट डाउन सम क्वेश्चंस। जब आप सर्वे करें तो उस सर्वे में से कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उनको लिख लें। यू वॉन्ट टू टेक्स्ट टू आंसर, उन क्वेश्चंस को राइज करें जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप टेक्स्ट की रीडिंग के दौरान निकालना चाहते हैं। सर्वे आपने कर लिया, सर्वे में आपने क्या निकालने हैं? क्वेश्चंस निकालने हैं। यू वॉन्ट टू टेक्स्ट टू आंसर बेस्ड ऑन योर इनिशियल सर्वे, ये यहाँ पे बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं दोबारा इसकी रीडिंग करती हूँ। राइट डाउन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को लिख लें। यू वॉन्ट टू द टेक्स्ट टू आंसर, जो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ने से आपको उनके आंसर्स मिले, बेस्ड ऑन योर इनिशियल सर्वे। अब ये क्वेश्चंस आपके किस पे बेस करने चाहिए? आपके सर्वे के ऊपर, जो कि क्वेश्चंस निकालने से पहले आपने किया है। और टर्न द हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिले तो ये बड़ी जो है ना ऑथेंटिक सी आपको एक हेडिंग इसमें दी हुई है कि आपको जो हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं अपनी रीडिंग के अंदर, आप उन हेडिंग्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, आप लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर टॉपिक, उसको आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आ गया है चाइल्ड लेबर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पे आ गया है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर, उसका एक हेडिंग पॉइंट है, चाइल्ड लेबर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। फिर आप लिख लेते हो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। थर्ड पे आप लिख लेते हो पुअर ड्राइनेज सिस्टम इन पाकिस्तान। फोर्थ पे आप लिख लेते हो टेररिज्म इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल ये 3 और 4 पॉइंट्स आपने लिखे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप फर्स्ट वाले को, हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट चाइल्ड लेबर, तो आप लिख लेते हो इस पाकिस्तान फेसिंग चाइल्ड लेबर। अब आप उसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से जब आप उसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करोगे ना, तो जब आप आगे जाके रीडिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे चाइल्ड लेबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी की सारी आपका उस क्वेश्चन का आंसर होगी। इस तरीके से बेटे आप क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर्वे आपने कर लिया है, उसमें से कोई क्वेश्चन आपका जो है वो नहीं बना, या कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आपको सूटेबल नहीं लग रहा, तो आप हेडिंग को ही क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दें। दिस हेल्प्स टू गिव यू अ पर्पस और गोल वाइल रीडिंग। अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो आपको एक पर्पस मिल जाएगा रीडिंग करने का कि आपने उन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करना है, और रीडिंग का एक गोल, एक मकसद होगा कि आप क्वेश्चंस को रेज करके उसके बाद उसके आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2 बेटे क्या है, मेंटेन फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं और आपके पास एक टारगेटेड चीज़ आ गई है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने जो रीडिंग प्रोसेस है उसके अंदर फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जब रीडिंग करेंगे तो आप पूरे फोकस के साथ करेंगे। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जब फाइंड आउट करोगे तो आपका जितना फोकस होगा, जितना कॉन्सेंट्रेट होकर आप उसकी रीडिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो एक फोकस है वो आपका मेंटेन रहेगा और वो बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बाद है बेटे वाई आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्यों होने चाहिए? टू मोटिवेट रीडर्स टू सीक आंसर्स वाइल रीडिंग। अब क्वेश्चंस इसलिए वहाँ पे रखे गए हैं, SQ3R में क्यू पोर्शन इसलिए रखा गया है, यानी क्वेश्चंस इसलिए रखे गए हैं ताकि रीडर जब रीडिंग करे तो किसी भी जगह पे लेस मोटिवेट ना हो, यानी किसी भी जगह पे वो थकावट महसूस ना करे, वह ये ना समझे कि उसकी रीडिंग बिल्कुल बेस लेस है, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो पर्पस लेस है और उससे उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। ये सेंसेस जब आती हैं तो रीडिंग की कोई वर्थ नहीं रहती। तो ये जो क्वेश्चन को रेज करने से मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज होता है। नंबर 2 क्या है, प्रोमोट्स फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को रेज करने से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्हांस होती है और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो होती है वो बढ़ती है और उनमें इजाफा होता है। इससे बेटे मुराद ये है, अगर आपने क्वेश्चन रेज कर लिया है, अगर आपको उस रीडिंग में उसका आंसर नहीं मिला, तो एटलीस्ट आपका जो क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड है वो लाजमी इन्हांस होगा, उसमें ज़्यादा जो है ना वो इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो थिंकिंग है सिर्फ रीडिंग नहीं होगी, बल्कि आपकी थिंकिंग भी क्रिटिकल होगी। नंबर 3 बेटे इसका क्या है पॉइंट, क्रिएट्स एन एफर्ट टू एंटिसिपेट। टू एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। टू एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट, इसका मतलब भी है अंदाज़ा लगाना या पेशन गोई कर लेना या पहले जान लेना। व्हाट एन ऑथर इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट। जब आप क्वेश्चंस को बेटे रेज करते हो ना, तो
तो आपको पता चल जाता है कि राइटर ने किन चीज़ों को अपने फोकस पे रखा हुआ है। आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ बेटे। मैट्रिक में ना एक पैराग्राफ आता था, लाजमी आप लोगों को भी आया होगा, जिसमें से वो पैराग्राफ के क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, ऊपर पैराग्राफ होता है, नीचे उसके क्वेश्चंस बने होते हैं और आपने उनके आंसर लिखने होते हैं। और अगर उस पैराग्राफ में से वो क्वेश्चन बेसिकली उसी पैराग्राफ में से होते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चंस ना निकाले जाएँ तो उस पैराग्राफ को आप उस इंटरेस्ट के साथ और उस एफर्ट के साथ और उस बेंट ऑफ माइंड के साथ नहीं पढ़ते, अगर आपको पता ये ना हो कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आने। इसका मतलब ये है कि जब आपको पता चल जाए कि इसमें से क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिलेंगे या इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे या बने हुए हैं, तो आपके पढ़ने का स्टाइल जो है या रीडिंग का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ जो है, क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर। क्रिएट्स एन एफर्ट टू एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट व्हाट एन ऑथर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ये आपके माइंड में एक क्लिक जो है वो दे देते हैं या आपको एक क्लू दे देते हैं कि राइटर जो है वो एक्चुअली किस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है। नंबर 4 देखे बेटे, टू डिसर्न द मेन इश्यूज। डिसर्न का मतलब होता है डिग आउट, निकालना। मेन इश्यूज को आप फाइंड आउट कर लेते हो, उनको निकाल लेते हो। देयर रेलिवेंस एंड नॉलेज नीडी टू अंडरस्टैंड देम। फिर उससे रेलिवेंट जितना भी नॉलेज होता है उसको आप अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नंबर 5 बेटे क्या है, दे ऑल्सो फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग कनेक्शंस। फिर आप क्या करते हो, आप जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं ना, आप क्वेश्चन और आंसर्स इनके दरमियान में बड़ा खूबसूरत एक कनेक्शन बना लेते हो, और जो रीडिंग आप कर रहे हो वो चीज़, जो सर्वे आपने किया वो चीज़, और उसके सर्वे पहले आपने किया वो चीज़, उसके बाद जब आपने क्वेश्चंस लिखे और क्वेश्चंस के बाद जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए रीडिंग करेंगे, तो ये बड़ा खूबसूरत आपका एक कनेक्शन बनता जाएगा माइंड के अंदर। और जैसे ही ये कनेक्शन आपका इतने वेज में से होकर गुजरेगा, पहले वो चीज़ आपने सर्वे में पढ़ी, फिर आपने वो चीज़ अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए पढ़ी, फिर आप उसमें से जब आंसर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये कनेक्शन आपके माइंड के अंदर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पे सेव हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू नहीं किया, 2 दफ़ा गो थ्रू नहीं किया, आपने उसको बार बार गो थ्रू किया है। और सिर्फ रीड तक नहीं है, उसके बाद रिकॉल भी है, उसके बाद उसको रीड, रिसाइट और रिकॉल, 3 अभी इसके बाद स्टेप्स हैं जिनमें बार बार 5 दफ़ा एक चीज़ को जब आप पढ़ोगे, इस प्रोसेस से गुजारोगे, तो वो आपकी रीडिंग फाइनल आपकी प्रिपरेशन की फॉर्म में आ जाती है। वेयर टू गेट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, अगर आपको उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो आप चैप्टर पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चंस रेज करने की फर्स्ट पॉइंट पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप उसमें से सर्वे के बाद क्वेश्चंस निकाल भी लें तो आपके प्रायर नॉलेज से आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। नंबर 2, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट, आपको पता है जब कोई चैप्टर बुक के बिल्कुल स्टार्ट पे लिखा होता है ना, उसके बाद उसका लिखा होता है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मीन्स कि इस चैप्टर में ये पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्टेंट्स। तो जो कॉन्टेंट्स होते हैं ना बेटे, बेसिकली वो की पॉइंट्स होते हैं, और जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और हमने अपनी रीडिंग के अंदर उनको ही निकालना होता है। तो ये इनसे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नंबर 3 क्या है बेटे, चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपको पता है जब चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद ग्लॉसरी होती है, और उसके बिल्कुल स्टार्ट पे, चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं उनको किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, इनमें से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। टॉपिक हेडिंग्स, टॉपिक की जो हेडिंग्स हैं उनमें से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसके बाद चैप्टर समरी, चैप्टर की जो ओवरऑल समरी है, जो कि 1.5 पेज में, या समझ लें 1 पेज में, या नॉर्मली हाफ पेज में भी, अगर चैप्टर शॉर्ट है तो हाफ पेज में भी समरी अवेलेबल होती है, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्वेश्चंस द ऑथर प्रोवाइड्स, फिर उन क्वेश्चंस को भी लाजमी पढ़े जो कि ऑथर ने खुद आपको एक्सरसाइज की फॉर्म में दिए हुए हैं, उनके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल कोरिलेट्स इफ़ एनी, फिर अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क राइटर ने दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल उसी चीज़ के ऊपर वो करवाएगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही आपके क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके बेटे, हमने सर्वे को डिस्कस कर लिया, हमने क्यू यानी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अब हम मूव कर रहे हैं R1 की तरफ। तो R1 हमारा क्या था, रीड। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाती हूँ कि हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। सर्वे को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स रीड। अब हम रीड पॉइंट को पढ़ने लगे। रीड, रीडिंग
एक्टिव रीडिंग इज़ द मोस्ट वाइटल component of the SQ3R मेथड। SQ3R मेथड में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव और वाइटल रोल प्ले करता है वो है रीड पार्ट, यानी रीडिंग करना। रीडिंग एक्टिवली मीन्स रीडिंग इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड अंडर क्यू, यानी क्यू के अंडर, यानी ये हमारा जो प्रीवियस पॉइंट था, इसके अंडर जो क्वेश्चंस आपने रेज किए उनके आंसर्स आपको अपने इस पार्ट में मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस, तो आपने फॉर एग्जांपल आपने सर्वे भी कर लिए, आपने सर्वे करने के बाद उसमें से कोई थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी निकाल लिए, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए रीडिंग स्ट्रांग नहीं करते तो आपको ना तो सर्वे का कोई फ़ायदा होगा और ना ही क्वेश्चन को रेज करने का फ़ायदा होगा। तो रीडिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़्यादा आपका ये जो SQ3R मेथड है ज़्यादा एप्लीकेबल और ज़्यादा आपको बेनिफिशियल तौर पर आपको जो ना आउटपुट दे सकता है। द ऑपोजिट इज़ पैसिव रीडिंग। अगर एक्टिव रीडिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट जो है वो पैसिव रीडिंग होगी, वेयर देयर इज़ मेयर इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट विद द स्टडी मटेरियल। अगर पैसिव रीडिंग होगी तो स्टूडेंट सिर्फ स्टडी मटेरियल के साथ अटैच ही होंगे, वो उसमें से ना तो सर्वे कर सकेंगे, ना क्वेश्चन, और ना ही रीडिंग, रिसाइटिंग और ना ही रिकॉलिंग कर सकते हैं। रीड क्या करता है? रीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को रीडिंग करें थॉरोली, मुकम्मल तौर पे, यानी टेक्स्ट की रीडिंग मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, एंड टेक नोट्स, और अपनी रीडिंग के दौरान जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनके नोट्स बना लें। यहाँ पे बेटे बड़ा अहम पॉइंट आपने एक माइंड में रखना है, रीडिंग करते हुए हमने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स को फोकस नहीं करना। पॉसिबल है कि हमने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए हों जो कि रीडिंग के अंदर हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इसलिए आपने मेन पॉइंट्स, जो भी आपको मेन पॉइंट लगे उसको आप अपने नोट्स के ऊपर लिख लें। जब आप उसको लिख लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी रीडिंग सक्सेसफुल है और आपने और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसमें से निकाल ली हैं, और डेफिनेटली साथ साथ आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को भी फाइंड आउट करें। दिस हेल्प्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है तो आपका क्रिटिकल जो बेंट ऑफ माइंड है वो आपको ये बताएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए रीडिंग कर रहे हैं। विदाउट पर्पज़ रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, और विदाउट पर्पज़ रीडिंग जो है वो सिर्फ प्लेयर के लिए हो सकती है, किसी क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए नहीं हो सकती। आइडेंटिफाई एंड समराइज की पॉइंट्स इन योर नोट्स। फिर आपने बेटे जो अपने नोट्स बनाए हैं ना उनको आइडेंटिफाई करें और उनको समराइज करें की पॉइंट्स की फॉर्म में। ओके बेटे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसाइट। टू इम्प्रूव कंप्रीहेंशन एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन बाय इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट हैज़ बीन रेड। रिसाइट का मतलब होता है जो रीडिंग आपने कर ली है ना उसकी अब एक दफ़ा आप दोबारा ध्यान से रीडिंग करें। रीडिंग समझ लें कि सेकेंड टाइम ऑफ दिस स्टेप, सेकेंड टाइम रीडिंग, जिसको सेकेंड स्टेप कह सकते हैं, सेकेंड स्टेप ऑफ रीडिंग। जब सेकेंड स्टेप ऑफ रीडिंग आप करते हैं ना तो इसको हम कहते हैं रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है उसको दोबारा पढ़ना या याद करना, याद करने की सेंस में भी हम इसको ले सकते हैं। टू इम्प्रूव कंप्रीहेंशन एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन बाय इमीडिएट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि आप दोबारा से अपने माइंड के अंदर उन सब चीज़ों को लेके आओ जो कि आपने अभी रीडिंग में पढ़ी थी। ऑन व्हाट हैज़ बीन रेड, कि कौन सी चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं। नंबर 2, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअलाइज मटेरियल इन देयर ओन वर्ड्स। फिर आपने जो रीडिंग की थी ना उनको आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, उन कॉन्सेप्ट्स को, उस मटेरियल को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। नंबर 3 क्या है? रिकॉलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू आंसरिंग क्वेश्चंस इन द सेकेंड स्टेज। फिर आप रिकॉलिंग करें एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू आंसरिंग क्वेश्चंस। जब आप रीसाइट करेंगे ना रीडिंग के बाद तो रीसाइट पार्ट के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को देखते हुए ना देखें कि क्या मैंने रीडिंग के अंदर इससे मिलता जुलता कोई आंसर पढ़ा है या इस क्वेश्चन का आंसर मुझे रीडिंग में कहीं मिला है। तो फिर आप जब उसको लिखेंगे ना तो ये आपका रिसाइट पोर्शन होगा। मे बी ऑरल, फॉर एग्जाम्पल अ डिस्कशन और इन रिटन फॉर्मेट। ज़रूरी नहीं कि आपकी रिसाइट जो है या जो आपका रिसाइटेशन प्रोसेस है ये आपका रिटन ही हो, ये ऑरल भी हो सकता है। रिसाइटेशन प्रोसेस क्या है? कैन यू आंसर योर क्वेश्चन फॉर द सेक्शन। अब रिसाइट प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने जो क्वेश्चन रेज किए हुए थे ना सर्वे के बाद, रीडिंग के बाद जो रिसाइट प्रोसेस है इसमें आपने उन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है अपने वर्ड्स में। इफ़ नॉट, अगर आपसे जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई और आप उसको रिसाइट नहीं कर पा रहे, लुक बैक, दोबारा वापस जाएं एंड फाइंड द आंसर्स और दोबारा रीडिंग करें, स्ट्रॉन्ग रीडिंग, ताकि आपको आंसर्स मिले। चेक योर रिकॉल अगेन, फिर अपने रिकॉल को दोबारा चेक करें। समराइज द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स, फिर अपने अल्फाज के अंदर जो है उसको समराइज करें। राइट आंसर्स टू योर गाइड क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक
मार्जिन। फिर टेक्स्ट बुक जो है आपकी या आपकी जो नोटबुक है उसके साइड पे एक मार्जिन होता है, लाइन लगी होती है, उस मार्जिन के अंदर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाएं या रिसाइट की फॉर्म में लिखते जाएं कि ये मेन पॉइंट्स या कीवर्ड्स कुछ भी बना लें आप अपने माइंड के मुताबिक, उन चीज़ों को आपने फिर फाइंड आउट करना है। रिकॉल, पुट द टेक्स्ट एंड योर नोट्स असाइड, अपने टेक्स्ट को अपने नोट्स को बिल्कुल एक साइड पर रख दें एंड ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव जस्ट रेड, फिर उन चीज़ों को याद करें आप कि आपने क्या लिखा था। आंसर योर क्वेश्चंस एंड मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, फिर अपने आंसर्स को अपने क्वेश्चंस को माइंड में रिवाइज करें और उनके ऊपर जो आपने नोट्स की फॉर्म में, जो आपने रिसाइट की के प्रोसेस के अंदर जो भी आपके डाटा आपके माइंड में रह गया है या जो भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है, उनको अपने अल्फाज में लिखें। दिस हेल्प्स टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोराइजेशन जो पार है वो कितनी है और आपको कितना डाटा आपके माइंड में बाकी बच गया है ये प्रोसेस करने के बाद। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक है वो क्या आपके माइंड में रह गई है या आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ अच्छी हुई है या नहीं हुई, रिकॉल प्रोसेस तक आने के लिए। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट जो है रिव्यू। द स्टूडेंट टेस्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय अटेम्प्टिंग टू रिकॉल द की कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रेजेस इन ईच सेक्शन रेड, जो भी चीज़ें उन्होंने जिस सेक्शन में भी पढ़ी हैं स्टूडेंट अपने आप को टेस्ट करने के लिए उसको दोबारा रिकॉल करते हैं। असेस ओरिजिनल क्वेश्चंस इन टर्म ऑफ हाउ अप्रोप्रिएट दे वर एंड एडजस्टिंग देम फॉर रेलिवेंस, दस इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू डेवलप अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। फिर आप क्या करें, ओरिजिनल क्वेश्चंस जो हैं, जो राइटर ने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस के साथ जो आपने क्वेश्चंस निकाले हैं उनका कंपैरिजन बनाएं, उनको देखें कि क्या जो राइटर के क्वेश्चंस थे या जो आपने क्वेश्चन राइज किए हैं क्या ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगर दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों में कोई एक लिंक बन रहा है, तो इसका पर्पज़ ये है कि जिस बेंट ऑफ माइंड के साथ राइटर ने अपनी बुक लिखी थी या अपना चैप्टर लिखा था जिसको आपने पढ़ा है, आपने भी बिल्कुल उसी बेंट ऑफ माइंड के साथ उसमें से क्वेश्चंस निकाले हैं। जब इस बेंट ऑफ माइंड के साथ आप प्रॉपर एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन मेथड के साथ रीडिंग करेंगे तो आप बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस अपने जो है उसको जनरेट कर लेंगे। नंबर 3 क्या है, रिफ्लेक्ट वेदर क्वेश्चंस हैव बीन इफेक्टिवली आंसर्ड विद द रिलेटेड एविडेंस। फिर आपने देखना है कि उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जब आपने रिसाइट, रिकॉल, रीडिंग ये सारे प्रोसेस आपने किए तो क्या उसमें से आपने उससे मिलते जुलते अपने आंसर्स निकाल लिए हैं, क्या वो इफेक्टिव आंसर्स हैं, क्या वो सूटेबल आंसर्स हैं, क्या वो रिलेट कर रहे हैं आपके उस क्वेश्चन के डाटा के साथ, तो ये चीज़ आप फाइंड आउट करोगे। गो बैक टू सेक्शन वेयर क्वेश्चन आर नॉट क्लियरली आंसर्ड, फिर जिस क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट लगे दोबारा से उसको पढ़ें और लुक टू अदर सोर्सेज इफ़ नीड बी, और अगर आपको लगे कि वहाँ से आपको प्रॉपर डाटा नहीं मिल रहा तो अदर सोर्सेज यूज़ करने की कोशिश करें या बाकी बुक से कंसल्ट करने की कोशिश करें। रिव्यू क्या है, रेफर बैक टू योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को दोबारा जो है रीडिंग करें एंड द टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को, एंड मेक श्योर योर नोट्स कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द रीडिंग, कि आपकी रीडिंग के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए। रिव्यू दीज नोट्स फ्रीक्वेंटली, तेज़ी से आप अपने नोट्स को ही दोबारा रिव्यू कर लेंगे ना अगर एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ, तो आपको उसमें से उसका जो ट्रू मीनिंग होगा आंसर वो आपको मिल जाएगा। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी, इससे आपकी मेमोरी भी इन्हांस होगी। आइडेंटिफाई गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग, और आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप है वो भी कवर होगा। डेवलप योर सेल्फ डेवलप यूजफुल स्टडी नोट्स, तो आपके जो स्टडी जो नोट्स हैं वो भी आपके बड़े अच्छे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसको आप लोग अपने पर्सनल नोट्स या पर्सनल डायरी नोट्स भी कहते हैं। को फैक्टर्स ऑफ SQ3R एंजाइम, अब इसके को फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रीव्यूइंग, आप जब इसको पढ़ते हो तो टेक्स्ट की सिर्फ आप रीडिंग नहीं करते बल्कि आप इसको प्रीव्यू करते हो अच्छे तरीके से, पहले सर्वे, फिर क्वेश्चंस निकालते हो, फिर आप उसको रीडिंग, रीसाइट और रिकॉल, ये सारा मटेरियल आपका सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोसेसेस इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि स्किमिंग मेथड के ज़रिए आप सर्वे करते हैं, ठीक है। लर्निंग अबाउट अ टेक्स्ट टू गेट द सेंस ऑफ व्हाट the text is about and how it is organized before reading is closely by seeing what you can learn from the head notes or other introductory material, skimming to get an overview or the content and organization। यानी ये सारा प्रोसेस के किस तरीके से आप को फैक्टर्स का मतलब होता है कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, तो किन चीज़ों को मिला के आप जो है ना अपना सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग, रिसाइट और रिकॉल सारा प्रोसेस करते हैं। उसके बाद स्कैनिंग करते हैं आप लोग और स्किमिंग करते हैं, इसको हम लास्ट जो हमारी टॉपिक था उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था।
पैराफ्रेजिंग बेटे इसमें इस्तेमाल हो सकती है। एक्सप्रेसिंग टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, जब आप रीडिंग करने के बाद रिसाइट प्रोसेस में जाते हैं, रिसाइट में हमने पढ़ा कि आप अपने अल्फाज के अंदर उसके आंसर्स करते हैं, तो वो पैराफ्रेजिंग मेथड होता है। ये भी एक हमारा को फैक्टर है SQ3R का। उसके बाद समराइजिंग, शॉर्टनिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग की पॉइंट्स इन देयर ओरिजिनल ऑर्डर इन योर ओन वर्ड्स, जब आप अपने अल्फाज के अंदर उसको कंक्लूड फॉर्म में लेके जाते हो, दिस इज समराइजिंग पार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ SQ3R फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये बेटे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।